हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं 26 जून 2025 सोशल वर्क का प्रश्न पत्रों पर। और ये लास्ट पार्ट है। आज हम जो डिस्कस करेंगे ये लास्ट पार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा और ये पब्लिक क्लासेस है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। और दिसंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 31 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 9 जनवरी 2026 तक चलेगा। और 31 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में एक दिन पेपर होगा और वो पेपर होगा सोशल वर्क का। आज ही हम लोगों ने आफ्टरनून में यूनिट नंबर 10 कवर कर लिया है और यूनिट नंबर 1 भी कवर कर लिया है, यूनिट नंबर 2 कवर हो चुका है, यूनिट नंबर 3 कवर हो चुका है और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। यानी 5 यूनिट एकदम डीप में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ आप लोगों का टॉपिक कवर हो चुका है। यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत या यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, उसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, विथ में आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कराया है। ठीक है, बीच बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के संदर्भ में भी अगर बात किया जाए तो पूरा यूनिट डीप में कंप्लीट हो चुकी है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 को लेकर भी, तो यूनिट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है भली भांति तरीके से। ठीक है, केस वर्क और ग्रुप वर्क से संबंधित है। वहीं बात करते हैं यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 का टॉपिक भी आप लोगों को कवर हो चुका है। यानी ये आपके पास टेलीग्राम पर अगर आप जाओगे तो यूनिट नंबर आपको लेकर 10 अगर हम बात करें वो, और यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, 3, 4 का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वो भी प्राइवेट है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे, प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट वो प्राइवेट कर रखा है। ठीक है, जो पेड वाले बच्चे हैं उनको मिलेंगी ये सारी की सारी चीज़ें। वहीं अगर हम बात करते हैं, आप सब भली भांति तरीके से जान रहे हो कि आज तारीख है 19 अक्टूबर 2025, यानी आज छोटी दिवाली है और कल 20 अक्टूबर 2025 है, यानी कल बड़ी दिवाली है। तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। और इसी शुभ दिवाली पर मैंने आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर निकाले हैं। देखिए, यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, आप यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं, साथ ही आप रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, साथ में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी लेना चाहते हैं और इसके सॉल्व भी आपको चाहिए, सॉल्यूशंस भी इसके विथ व्याख्या के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ आप यूनिट वाइज अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी मात्र 1499 रुपये में। यानी 1500 रुपये में आप लोगों का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं यदि आप देखिए रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं, ठीक है, आप यूनिट नंबर 1 से लेकर पूरे 10 तक की पूरा पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड क्लास ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की पूरी पीडीएफ और पीवाईक्यू, ये आपको तीनों चीज़ मिलेंगी मात्र 999 रुपये में। यहाँ आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको डेली नहीं मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पूरी मिलेंगी। यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक की पूरी पीडीएफ है, पीवाईक्यू भी है आपके पास है। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स हैं, आप 1499 रुपये में भी क्रैश कोर्स ले सकते हो, जहां आप डेली डाउट वगैरह सब कुछ क्लियर कर सकते हो। लाइव क्लासेस में आप हमसे जुड़ सकते हो, पूरी फेस टू फेस हम लोग यहाँ पे बातचीत भी करेंगे आप सबसे। ठीक है, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार की, बट याद रहे सोशल वर्क के संदर्भ में, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, कल यानी कल तो क्लास बंद रहेगी, कल 20 अक्टूबर है यानी दिवाली है, और दिवाली के दिन आपकी क्लासेस बंद रहेंगी। और उसके बाद ट्यूसडे को आपकी क्लास चलेगी, यानी 21 तारीख से आपका यूनिट नंबर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है, रिसर्च, जो पेपर फर्स्ट को भी रिलेट कराएगा और पेपर सेकंड को भी रिलेट कराएगा। दोनों टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास देखो लगभग अगर मैं बात करूं आपसे तो यूनिट 5 बचा है,
6 बचा है, 7 बचा है और 8 और 9, यानी आप ये कह लीजिए कि 5 यूनिट बची है। और अक्टूबर आज हो गया, मान लीजिए 20 अक्टूबर, ठीक है, यानी 20 अक्टूबर, 10 दिन इधर बचा है अक्टूबर में, ठीक है। पूरा नवंबर बचा हुआ है आपका 30 दिन, और उधर मान लीजिए 30 दिन बचा हुआ दिसंबर में, यानी आपके पास कुल टोटल 70 डेज है। 70 दिन में मैं आप लोगों का टॉपिक यूनिट नंबर जो है 5, 6, 7, 8, 9 ये आपका कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मैं PYQ आप लोगों को प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दिया है, आप जाके टेलीग्राम पर एक बार ज़रूर देखिए, वहाँ पे PYQ विथ व्याख्या के साथ मैंने करवा रखा है आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं सोशल वर्क के संदर्भ में मुझसे, कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार करते हैं प्रैक्टिस। एक बार यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने, ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है 26 जून 2025 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल कहता है कि इन, ठीक है, एन वीवो सॉफ्टवेयर द रूट बाय विच कोडिंग इज अंडरटेकन इज टर्म एज डैश। यहाँ मॉडल्स आएगा या नोट्स आएगा या बिबिलियोग्राफी डेटा आएगा या मेमो आएगा। यहाँ आपके सामने 4 विकल्प हैं। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसका मतलब है कि एन वीवो एक सॉफ्टवेयर है जिस मार्ग में कोडिंग की जाती है। मतलब देखो, द रूट बाय विच कोडिंग, है ना, मतलब जिस मार्ग में कोडिंग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं। अच्छा, ये बात किस परिप्रेक्ष्य से हो रही है? एन वीवो, ये रिसर्च का सवाल है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा ना, अगर हम बात करें तो नोट्स होगा। नोट्स क्या है मैं आपको एक बार बताना भी चाहूँगा। नोट्स बेसिकली ये वो स्थान है जहाँ शोधकर्ता यानी सामाजिक कार्यकर्ता अपने कोड किए गए डेटा को संग्रहित करता है, यानी वो रखता है, ठीक है। तो एनवीवो सॉफ्टवेयर में कोडिंग का मतलब होता है डेटा के हिस्सों को किसी विषय या विचार या अवधारणा के अंतर्गत क्लासीफाई किया जाए, है ना। या मान लीजिए इंटरव्यू के दौरान आपने क्लासीफाई कर लिया, या डॉक्यूमेंट के दौरान कर दिया, या वीडियोस के दौरान कर दिया, है ना। ये एक प्रकार से क्लासीफाई करता है, ठीक है। और ये जो मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल का उपयोग डेटा और नोड्स के बीच संबंधों को विजुअल रूप में दिखाने के लिए किया जाता है, मॉडल का प्रयोग, ठीक है। नोड्स और डेटा के बीच जो संबंध बनता है उसको विजुअल रूप से दिखाने के लिए यूज़ में लाया जाता है मॉडल्स को। और जो बिबिलियोग्राफिकल है, ये इसको ग्रंथ सूची कहा जाता है ना। इसका मतलब है कि ये संदर्भ सामग्री से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो विकल्प में नहीं आएगा। और मेमो का मतलब होता है कि शोध प्रक्रिया के दौरान लिखे गए जो नोट्स होते हैं, रिसर्च के दौरान आप नोट वगैरह लिखते हैं या विचार जो दर्ज करते हैं, उसके लिए जो आप यूज़ करते हो उसको मेमो कहते हैं रिसर्च वगैरह के दौरान में। सही विकल्प तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर एक सवाल और है, सकारात्मक विभेद में भाग निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। सोचिए, यहाँ पर अच्छा सवाल है ये, हो सकता है आपके परीक्षा में देखने को मिल जाए इस बार, है ना। ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार जवाब दीजिए। थोड़ा सा मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस प्रश्न पे। बताइए जरा एक बार, क्या विकल्प आप देना चाहते हैं, कोई भी बच्चा। सर ए बी कह रहे हैं आप, ओके। चलिए मैं पढ़ता हूँ एक बार सवाल। सकारात्मक विभेद के भाग में निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो एक तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो सकता है। देखिए मैं बता दूं, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, या आप इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को आप एक और शब्द बोल सकते हो, अफर्मेटिव एक्शन भी बोल सकते हो इसको इंग्लिश में, अफर्मेटिव एक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों बातें इसी को बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है सर कि सामाजिक या आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको विशेष अवसर मिले, उनको लाभ मिले, ताकि वो समानता स्थापित कर सकें, ठीक है। तो आपने सही बताया है ये वाला विकल्प कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए है। ये सकारात्मक विभेद का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखिएगा, प्रमुख एग्जाम्पल है ये।
ठीक है। दूसरा आपने कहा निर्धनों के बीच भूमिका का वितरण वितरण करना। निर्धनों को समान अवसर देना भी सकारात्मक विभेद का हिस्सा माना जाता है और ये भी विकल्प आपका सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ संपन्न लोगों में भूमि का वितरण करना ये नहीं है, ठीक है। ये तो असमानता बढ़ाएगा। संपन्न लोगों में अगर आप भूमि दोगे तो बताओ, सिंपल बात है, क्या ये लग नहीं रहा है आपको कि ये असमानता बढ़ा रहा है? जो व्यक्ति संपन्न ऑलरेडी है उसको आप भूमि वगैरह दे रहे हो या उससे अनाज वगैरह दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि असमानता है। ये सकारात्मक विभेद नहीं हो सकता, ठीक है सर। और चौथे पॉइंट पे बात करता हूँ, तो उच्च वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को घरों का आवंटन करना। अब देखो मैं ये कहूँ कि यह मान लीजिए जो वंचित लोग हैं उनकी बजाय अगर आप विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पक्ष में बात करते तो वो पॉजिटिव मानी जाती है कि नहीं। लेकिन जो उच्च वर्ग से संबंधित है वो मतलब ऑलरेडी सक्षम है, यहाँ पे सक्षम जैसे शब्दों को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ऑलरेडी जब वो सक्षम है तो उन व्यक्तियों को घरों का आवंटन क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव विभेदक नहीं है और ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल ए और बी होगा और इस वजह से ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये विकल्प आपका सही बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जवाब था। और फिर इसी तरीके से एक और प्रश्न का प्रयास करें आप प्लीज़। और सवाल ये है हमारे सामने दिया गया है, विकल्प में आप आंसर देख के नहीं बताएंगे, अपने आप सोच समझ के इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। तो प्लीज़ अपनी राय व्यक्त करें। सर पहला होगा। अच्छा, यहाँ आप कह रहे हैं पहला विकल्प होगा। चलिए मैं बताता हूँ फिर आपको। देखिए पंचवर्षीय योजना में विभिन्न समस्याओं या पहला है तो चौथा डी वाला, चलो तो कोई चौथा बात वाला नहीं, पहले। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए एक बार ध्यान से। मैंने कहा कि पंचवर्षीय योजना में ना विभिन्न समय पर, समय मतलब मेरा कहने मतलब सन 1951 से लेकर 1956 के बीच में अलग बातें थी। 56 से लेकर अगर हम बात करते हैं तो 61 तक अलग बातें थी। 61 से लेकर अगर हम बात करता हूँ 66 तक यानी 1966 तक, तो वो अलग बातें थी या विभिन्न समय के हो गया। तो विभिन्न समयों पर ना अलग अलग विकास मॉडल अपनाए गए थे, ठीक है ना। अब प्रश्न ये बनाया गया कि ऐतिहासिक कालक्रमानुसार मतलब अवरोही क्रम में, यहाँ प्रश्न ये ध्यान देना है, आरोही क्रम में दर्शाना था। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले हेराल्ड डोमर मॉडल की बात। हेराल्ड डोमर मॉडल बेसिकली पंचवर्षीय योजना के दौरान आती थी और ये बात आपकी सही है, पहली पंचवर्षीय योजना थी। हेराल्ड डोमर की अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो यानी जो ऑप्शन नंबर पहला ई दिख रहा है आपको ना, ये विकल्प सही है। ये आया था 1951 से लेकर 1956 तक आया था। और ये जानते हो, नोट करना तो नोट कर लो, नहीं तो सुन लीजिए। पूंजी निर्माण और निवेश पर बल देता था। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर पर बहुत ही फेमस पंचवर्षीय योजना थी पहली वाली, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं महान लोबिस को लेकर। महान लोबिस यानी बी वाले विकल्प में यहाँ पर आ जाइए। महान लोबिस, महान लोबिस पंचवर्षीय योजना सन 1956 से लेकर सन 1961 तक चलाया गया था, 1961 तक चलाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये पता है भारी उद्योगों के विकास पर बल देता था, यानी औद्योगिकीकरण पर ये ज़्यादा बल दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है भाई। नोट करिएगा, समझते रहिएगा चीज़ों को। तीसरी बात अगर मैं आपसे करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा तो कृषि विकास को लेकर बात हुई है डी वाले पे। कृषि विकास बेसिकली क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और ये चलाई गई थी 1961 से लेकर 1966 तक चलाई गई थी। अब मैं बता दूं यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, सीड्स वगैरह में वृद्धि करना था। यहाँ पे कृषि उत्पादन यहाँ पर लिखेंगे तो बेहतर लगेगा आपको समझने में। कृषि सर इसी के बाद हरित क्रांति आई थी। हाँ बिल्कुल सही बात, कृषि उत्पादन के बाद ही हरित क्रांति बेसिकली चीज़ें दर्शाई गई थी, कृषि डेवलपमेंट के बाद। और फिर उसके बाद देखो आपने क्या बना लिया, ई बना लिया, बी बना लिया एंड उसके बाद डी बना लिया। उसके बाद देखो गरीबी हटाओ की बात करता हूँ। गरीबी हटाओ मॉडल ना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी। हालांकि कुछ किताब में बताया गया है 1974 से लेकर 79 तक के, लेकिन मैं बताता हूँ 1974 से लेकर 1978 तक के है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चलाई गई थी और ये गरीबी हटाओ का नारा था, पता है किसके काल में? इंदिरा गांधी जी के काल में। पता है ना आपको, इंदिरा गांधी जी के। जी सर।
जी सर। एक बात बचा आपका ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि को लेकर, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 1992 से लेकर 97 के बीच में चलाई गई थी। आर्थिक वृद्धि के साथ समानता और न्याय पर बल दिया गया था, ठीक है ना। तो ये लास्ट में आपका ए आ जाता है। तो जिस विकल्प में क्या, ये पहला वाला ही विकल्प सही जाएगा और इसलिए ए वाला ही ऑप्शन सही होगा। अब इस प्रश्न के पीछे जो मैंने व्याख्या बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। तो हो सकता है या तो ये तरीके से सवाल पूछेगा, या तो आपको इस तरह के वर्ष के रूप में पूछेगा, या तो उसकी एक कोई विशेषता के रूप में पूछेगा। तो हर चीज़ के पीछे मैंने उसकी विशेषता भी बताई है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर का है। आप लोग जवाब दीजिए पढ़ के, फिर मैं इसका आप लोगों को व्याख्या बताऊँगा। प्लीज़ पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आपकी राय। बताइए क्वेश्चन नंबर 119, बताइए। चलो मैं बताता हूँ। हेलो, आवाज़ क्लियर है मेरी? एक बार स्पष्ट करो। जी सर जी। ओके, अब मेरी बात सुनिए। ये ना एक विद्वान, मतलब दो पेयर थे, जोड़ा था, जिसे मैकाइवर पेज का जोड़ा है, वैसे ही एक विद्वान है, दो लोग का मतलब मित्र हैं, हॉल एंड मिगले। ये दो विद्वान हैं। इन दोनों ने मिल के सामाजिक विकास का स्टडी किया, यानी सामाजिक विकास का अध्ययन किया। इन दोनों ने किसका अध्ययन किया था? सामाजिक विकास का। जब इन दोनों ने सामाजिक विकास का अध्ययन किया ना, तो उस दौरान इन्होंने कुछ प्रमुख उपागम बताए। अच्छा, कुछ क्या, केवल 3 ही प्रमुख उपागम बताए। कितने बताए थे? 3 प्रमुख उपागम है, और 3 ही उपागम है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हॉल और मिगले का, कुछ अलग मत सोच लीजिएगा। अब इनके आधार पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक उपागम तो सांख्यिकी उपागम था। सांख्यिकी उपागम में जानते हो क्या था? सांख्यिकी उपागम में HDI था, साक्षरता दर थी, और एक आय स्तर था, ठीक है। तो इसमें सांख्यिकीय सामाजिक विकास को मापने के लिए सांख्यिकीय सूचकांकों का प्रयोग किया इसने, उसको सांख्यिकीय उपागम बोल दिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने उद्यम एक उपागम दिया, है ना, इंटरप्राइज इसको इंग्लिश में कहते हैं, उद्यम को इंटरप्राइज कहते हैं, इंटरप्राइज अप्रोच दिया। इसमें सामाजिक विकास को ना विभिन्न संगठन, जो संस्थाएं हैं, जो योजनाएं वगैरह हैं, का प्लान वगैरह, उनके माध्यम से इसको आगे बढ़ाने पर बल दिया था, इंटरप्राइज अप्रोच को। तो ये दूसरा उपागम दिया था। फिर देखो मैं आपको बता दूं, एक है लोकवादी और दूसरा है अननोन उपागम, ठीक है। परंतु मैं बता दूं यहाँ पे लोकवादी उपागम है ना। लोकवादी उपागम बेसिकली इन्हीं के द्वारा ही बताया गया है। अच्छा, लोकवादी उपागम बड़ा आसान है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इसके संदर्भ में, कि ये नाम से स्पष्ट है ना, एक प्रकार से पब्लिक जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है लोकवादी उपागम। तो जनसाधारण के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं, तो जन केंद्रित दृष्टिकोण था। तो विकास की योजना और क्रियान्वयन में आम जनता की भागीदारी को सर्वोपरि माना था इन लोगों ने, सर्वोपरि माना था इन लोगों ने। तो इसलिए लोकवादी उपागम जनता के लिए है, और जनता के द्वारा विकास या जनता द्वारा विकास, तो इस पे ज़्यादा बल दिया गया था। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ABC को ही चुनिएगा। कुछ किताब में आपको D मिलेगा, लेकिन बेसिकली D है नहीं। ये उपागम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं की परस्पर संबंधित मान्यता है, जहाँ समग्र विकास पर बल देता है। अननोन या रेसिप्रोकल अप्रोच उसको इंग्लिश में भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे इंटीग्रेटिव बोला जाता है। अब बता दूं मैं आपको, पहले आप लोग सोचते थे ना कि हिंदी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके कई अर्थ बनते हैं, ठीक है। अननोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अननोन को कहीं कहीं परस्पर कहा जाता था, पेपर में आ जाता था। पारस्परिक भी आ जाता था, पारस्परिक भी आ जाता था, और अननोन तो ऑलरेडी दिया गया है। 3 शब्द बनते थे, तीनों का मतलब एक ही था। अब इंग्लिश में भी इसी तरीके के UGC ने क्या कर दिया है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डाल रहा है। तो इसकी इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो रेसिप्रोकल भी कहोगे इसे इंग्लिश में इंटीग्रेटिव भी बोलोगे, इसे इंग्लिश में इंट्रो, अगर हम बात करते हैं तो इंटर रिलेशन अप्रोच भी बोलोगे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके कई नाम हो गए हैं अब ना, इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो भाई अब अगर हम बात करते हैं,
तो ध्यान रखिएगा ए बी सी वाला ही सही होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा लिखा हुआ है ये करेक्ट जवाब होगा आपका। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सवाल हट के था, आप शायद समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये सवाल देखें बढ़िया से तो समझ में आप अच्छे से आ गया होगा आपको। चलिए एक और सवाल का जवाब आप मुझे बताइए। केसवर्क रिलेशनशिप कंटेन द एलिमेंट ऑफ। अब ये सवाल तो बड़ा आसान है ना, मैं एक बार बता भी देता हूँ कि केसवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व बेसिकली क्या किए गए हैं, कंटेन किए गए हैं या इसे इंक्लूड किया गया है। देख लीजिए, कंटेंट का मतलब बेसिकली एक प्रकार से इंक्लूड भी कहा जाता है, इसको शामिल भी बोला जाता है। एक्सेप्टेंस को हम लोग अनुमोदन भी कहते हैं, स्वीकृति भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्तेजना है ना, या उद्दीपक भी कहते हैं। ठीक है, डिसलोकेशन का मतलब होता है अव्यवस्था। ठीक है, अब बताओ मुझे कि केसवर्क के संबंध में कौन सा तत्व शामिल है, बताइए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर द फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो प्लीज। सर ए बी सी। ए बी सी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए बी सी का आपने जवाब दिया है कि एक्सेप्टेंस, और अगर बात करते हैं एक्सेप्ट यानी स्वीकृति को, उम्मीद को और उद्दीपक को, स्टिमुलस को, ये तीनों बातें केस वर्क के बेसिकली क्या हैं, ये केस वर्क संबंध के तत्व हैं। ये क्या हैं, तत्व हैं किसके, केस वर्क के। बहुत अच्छा जवाब दिया है सर आपने, नोट कर लो कॉपी पर। ये बहुत कम बच्चों को पता है, एलिमेंट यानी तत्व है। बहुत लोग बच्चे देखो 4P पढ़े हैं, 4P जहाँ आप लोग कहते हैं अंग, तत्व, एलिमेंट, घटक, है ना, एच पार्लियामेंट का केस वर्क में तो पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रोसेस, ये 4P ही पता है आपको। लेकिन यहाँ पर अब ये भी देख लीजिए, जब विदाउट नाम से आता है तो कुछ चीज़ें बेसिकली इस तरीके से हमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट है यानी तत्व है। ठीक है, ए बी सी आपने सही जवाब दिया सर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, ये सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, अच्छा सवाल है और ये धाराओं से है। CRPC के अंतर्गत जो धाराएं वगैरह हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है ना, धाराएं। और टेंशन ना लें आप लोग, मैं सारी धाराएं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों की बात कही गई है और उसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारियों के द्वारा गवाहों की हाजिरी मुअक्कल करने की शक्ति, और ये पूछा गया कि किस धारा से मैच होगा, CRPC के। तो हम बताते हैं आपको, ये धारा 160 रिप्रेजेंट होगा। CRPC क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड है, दंड प्रक्रिया संहिता है, सन 1860। अच्छा 1973 IPC 1860। हाँ, पुलिस कर्मचारी के द्वारा गवाहों की हाजिरी को मुअक्कल का मतलब जानते हो क्या होता है, सुनिश्चित करना। क्या होता है, सुनिश्चित करने की शक्ति। तो इस धारा में पुलिस अधिकारी को ये अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति यानी गवाह को जांच के प्रयोजन से उपस्थित होने के लिए बुला सकता है, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान इसमें है कि महिलाओं को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ उनके निवास स्थान पर ही की जाएगी। पहली बात। बच्चों के लिए सुन लीजिए, 14 साल से कम आयु के बच्चे भी इसी श्रेणी में आएंगे, उनको भी नहीं बुलाया जाएगा। सुन रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि अब ये आम चाल की भाषा में आप लोग बता सकते हो, किसी को बता सकते हो कि बात ऐसी ऐसी है ना, आप बता सकते हो। तो गवाहों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए शक्ति पुलिस को CRPC की धारा 160 के अंतर्गत प्राप्त है, और ये बात 110% सत्य है ना। तो इसी तरीके से पढ़िए और समझिए बात को केवल, ताकि एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर लो। चलो एक और सवाल देखिए, पॉइंट है, सूर्यास्त के उपरांत और सूर्योदय से पहले पूछताछ के लिए थाने पर ना बुलाए जाने का अधिकार किस धारा में आता है। देखो कितना अच्छा सवाल है, ये आम बोलचाल भाषा में लोगों को पता नहीं है। आप सर 46/4 होगा। 46/4 कह रहे हो तो सही जवाब दे रहे हो सर,
अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सुन लीजिए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सन 1973 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि महिलाओं से रात के समय सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सिद्धांत महिला सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए बनाया गया है। और यहाँ 46 का जो 4 वाला सबसेक्शन का पार्ट है, ये बात सत्य है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी आप जो है चीज़ों को सही करते हुए चल रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट हमारे सामने आ रहा है सी करके। सी में लिखा गया है कि महिला को बिना अनुमति के निगरानी रखे जाने के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद देखो यहाँ पे भी चीज़ें 354 से। सीआरपीसी की धारा के अकॉर्डिंग, तो 354 का सी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 3 महिला की बिना अनुमति की निगरानी रखे जाने के विरुद्ध जो अधिकार है वो गोपनीयता का अधिकार है, मतलब राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। हालांकि देखो, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 21 बताता है आपको, है ना। गरिमा, निजी स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार दी गई है, उसमें आप बता सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर वो बात सही है। लेकिन संवैधानिक दर्ज अधिकारों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का सी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत ये बेसिकली दंडनीय माना गया है, इसलिए आपका ये वाला पॉइंट सही जाएगा। अब बात करते हैं एक लास्ट पार्ट का। लास्ट पार्ट कहा गया है आपके सामने किस बात को लेकर, ये बताता है कि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकारोक्ति तथा स्टेटमेंट दर्ज कराने या इन्वेस्टिगेशन के समय, ठीक है, निम्न में कौन सी धारा मैच करेगी। हालांकि ये बचा एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप बता भी सकते हो मुझे, है ना, 164, है ना, यही ना बताओगे। जी सर, जी जी। हाँ, तो बचेगा तो यही बचा है। तो किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देता है कि वह जांच के दौरान स्वीकारोक्ति, ठीक है, स्वीकारोक्ति, ये शब्द याद रखना है आपको, और दूसरा शब्द याद रखना है वक्तव्य, यानी बयान, यानी स्टेटमेंट दर्ज करा सकती है। ठीक है, तो ये मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुलिस की जांच के दौरान ना धारा 164 के अंतर्गत स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज कर सकती है। ठीक है, तो ये बात है, इसके अकॉर्डिंग यही आपका पॉइंट आपका सही चला जाएगा। जरा एक बार मैच करिए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इस तरीके से। सर फर्स्ट वाला है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ठीक है, फिर अगर यही मैच कर रहा है तो फिर यही सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को समझ के चलना है आप लोगों को। सवाल इजी तब लगता है जब हम प्रश्न को सही मायने में सही तरीके से पढ़ते हैं तब, ठीक है ना। जल्दबाजी में काम करोगे तो सारे के सारे हो जाएंगे सवाल आपके खराब। ठीक है, आपके अंक जो है वहाँ पे बेसिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, देन जवाब दो, है ना, फिर जवाब दो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो जब इस तरीके से चीज़ें करोगे तो आसानी से एग्जाम क्रैक कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो एक सवाल और बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही नहीं है। डीपीएसपी सही नहीं है, डीपीएसपी सही नहीं है। अब आपको पता सर सी और डी दूसरा वाला। चलिए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप जानते हो, मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर भी अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ धाराओं अनुच्छेदों को लेकर, तो डीपीएसपी में हमारे सामने 36 से रिप्रेजेंट होता है 51 तक का। क्यों, बात सही है ना, 36 से लेकर 51 भी तो आता है। जी सर। 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अब आपने कहा कि अच्छा, हाँ, आपने कहा सी और डी, तो सी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और डी को भी यहाँ पे रखता हूँ, तो ये बात तो तय हो गई कि डी तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, जी नहीं आएगा क्योंकि 51 तक डीपीएसपी है। ठीक है, तो इसलिए इसको तो आप हटा ही दो, है ना। अब बचा है सी 42 अनुच्छेद 40 है। हाँ, स्वशासन हेतु ग्राम पंचायतों का गठन करा। ग्राम पंचायतों का गठन तो 40 में है ना, 40 में है कि नहीं, पंचायतों का गठन इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए आप इसको भी हटा दो। ठीक है, अब बचा आपके पास 50 न्यायपालिका, 50 कार्यपालिका, मतलब 50-50 पृथककरण का बल,
सही हो गया। चलो, मवेशियों की नस्लों का अगर हम बात करें, परिरक्षण और उस पर बल और मवेशी वध पर निषेध, ये बात सत्य है। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं आपसे कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल सी और डी सही नहीं है, बस ए भी सही है। तो आप आसानी से सी डी को लगाइए, सी डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है। और उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी नहीं इस सवाल में तो? नहीं सर। आसान, देखो सवाल आसान तब बन रहा है जब मैं उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ। अब यही सवाल ले लो, हालांकि इंग्लिश में मैं इसकी हिंदी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। अब आप लोगों में से बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, भाई ये सवाल है क्या, लेकिन मैं बताता हूँ सवाल आसान है, केवल समझोगे तब। सवाल कहता है कि अंडर कालेलकर कमीशन, ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया टू अलिस्ट, ठीक है, जो है एनलिस्ट कम्युनिटीज एज ओबीसीज। मतलब सुनो, कालेलकर आयोग के तहत ना निम्न में बताना है कि कौन सा समुदाय है जो ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध है, ओबीसी के रूप में। अब देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला कह रहा है लो सोशल स्टेटस विच अ कम्युनिटी ऑक्युपाइज इन द कास्ट हायरार्की। मतलब जाति पदानुक्रम, कास्ट हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, जाति पदानुक्रम किसी समुदाय की निम्न सामाजिक स्थिति को दर्शाता है क्या? ये देखो, कालेलकर आयोग ओबीसी को दर्शाता है, ये बात हम भली भांति तरीके से जानते हैं हम सभी लोग, है कि नहीं। अब देखो उसमें ओबीसी को रूप में सूचीबद्ध किया गया उस समुदाय को लेकर, तो जानते हो वो जो निजी समुदाय है उसकी बात करता है, निजी सेवाओं की बात करता है। यहाँ पे कास्ट को लेकर या किसी समुदाय की निम्न सामाजिक, या निम्न मतलब होता है लो, ठीक है, लो सोशल स्टेटस को लेकर तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है इसमें, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले वाले को एलिमिनेट कर दो। फिर देखो लैक ऑफ जनरल जो है एजुकेशनल एडवांसमेंट, इसका मतलब है कि सामान्य शैक्षिक उन्नति का अभाव, ठीक है, तो ये काका कालेलकर से संबंधित नहीं, इसको हटा दीजिए। रिप्रेजेंटेशंस इन प्राइवेट, देखो निजी मैं बोल रहा था, प्राइवेट सर्विस की बात कर रहा है, तो जहाँ पे जो प्राइवेट यानी निजी जो सेवाएं हैं, उन निजी सेवाओं में अगर कोई चीज़ प्रतिनिधित्व तो होता है, रिप्रेजेंटेशंस होता है, तो वो उस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध का मानदंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सवाल तो यही था कि कालेलकर कमीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया, तो वो कौन सी क्राइटेरिया है जिस एरिया को वो बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं करता। तो प्राइवेट वाला जो सेक्टर होता है भाई, जाहिर सी बात है, काका कालेलकर का आयोग बहुत फेमस हुआ था, तो वो प्राइवेट के लेकर बात नहीं होता, वो गवर्नमेंट के थ्रू आप चीज़ों को समझ के कर सकते थे, प्राइवेट के नहीं। अब अगर मैं मान लो मैंने कहा कि जो लो सोशल स्टेटस वाले हैं उनको कम्युनिटी में बाहर लाना है, उनको आगे बढ़ाना है, जो एजुकेशन कमी है उसको एजुकेशन को बढ़ावा देना है, देखो ये सारी बातें हैं बनी हुई थी। और अगर मैं लास्ट बात करता हूँ, जैसे इन इक्विटी जो बात करता हूँ, इन एडप्टिक्यूट का मतलब होता है एक प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यापार वगैरह को शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, और इंडस्ट्री मतलब होता है औद्योगिक, मतलब व्यापार वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त अपर्याप्त है, लक है, लो है, तो इस पे काम करेगा। यहाँ प्राइवेट सेक्टर पे काम नहीं करता, तीसरा वाला सही जवाब होगा, प्राइवेट हो गया। कभी भी गवर्नमेंट अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, कोई सर एक बार एक बात आया था, एक बार कंफर्म करवा दीजिए। कौन सा सर? सर काका कालेलकर कमीशन। ओके, देखो काका कालेलकर कमीशन बहुत ही फेमस है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि ये भारत सरकार के द्वारा सन 1953 में लाया गया था सर, और ये पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए था और उनसे उनके आरक्षण के संबंधित सुझाव देने के परिप्रेक्ष्य में था, ठीक है ना। तो सरकारी नौकरियों में, शिक्षा के संस्थानों में आरक्षण की बात हुई थी, कमज़ोर वर्गों के अवसर की बात की गई थी, आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यही आयोग ने सन 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। आया था 1953 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1955 में। आयोग पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करता है, ये बात सत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। बाद में मंडल आयोग ने इसे आगे बढ़ाया था, तो काका कालेलकर को आगे कौन बढ़ाया था? मंडल आयोग ने बढ़ाया था आगे, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ले लें, जी ठीक है जी। चलो।
एक और सवाल लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भाई ये तो आसान सवाल है, बता दोगे प्लीज? जस्टिस वी जस्टिस वी सर रामा सुब्रमण्यम। डी। दूसरा। ओके, यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अगर आपने लगाया है रामा सुब्रमण्यम का नाम, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, तो यहाँ विकल्प आपने सही चुना है। ठीक है, गलत ऑप्शन नहीं है, ये आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों पर आप लोगों को फोकस करना है और आवश्यकता भी है आपको। कभी कभार में सवाल इस तरीके से बनाए जाते हैं करंट को लेकर, लेकिन ज़्यादातर बेसिकली करंट नहीं आते हैं, है ना। कभी कभार एक दो सवाल बन गए तो वो भी इजी बनेंगे, टफ नहीं बनेंगे, बस मेरा कहने का अर्थ यही है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सवाल टफ होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जिन्होंने 30 दिसंबर 2024 को इस पद का कार्यभार संभाला था। ठीक है, और जस्टिस सुब्रमण्यम भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और पार्ट, एक और क्वेश्चन पर, है ना। ये सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। प्लीज़ हम जवाब फिर भी जानना चाहेंगे आपसे। सर 187। 187, अच्छा देख के तो जवाब आप लोग नहीं दे रहे हो ना भाई, है यार, पता चले कि देख के। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा जी, चलो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर देख के जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर तो आपने सही जवाब दिया है। 187 वर्तमान सदस्य संख्या में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास 187 सदस्य राज्य हैं और संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ साथ कुक आइसलैंड जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। ठीक है, और मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो 187 का ही जवाब लगाइएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सन 1919 में इसकी स्थापना भी हुई थी, है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सन 1919 में इसकी स्थापना की गई थी या इसकी स्थापना हुई थी। चलिए एक और सवाल बताइए, जीनोग्राम में जो ये ट्रायंगल शब्द बनाया गया है, प्रतीक किसको निरूपित करता है? ये सवाल देखो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है भाई आजकल। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये खूब ट्रेंड में है इस समय ये सवाल। प्लीज़ अपनी राय व्यक्त करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ भाई, प्लीज़। पता नहीं। पता नहीं है, ओके कोई बात नहीं। और भी कोई बच्चा ऐसा है? ऐसे तो पता होना चाहिए, लेकिन टेंशन ना लें आप, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको। देखो मैं बताता हूँ, इस सवाल का जवाब है अज्ञात लिंग। ठीक है सर, ट्रायंगल। और एक और बताता हूँ मैं, इसकी जगह एक और आता है। ठीक है, ये सब जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं ना, रेम्बोस जानते हैं? रेम्बोस, रेम्बस जो होता है रेम्बोस जी। हाँ, वो इस तरीके से बना होता है और वो बेसिकली भी एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इसको भी अज्ञात लिंग कहते हैं, या तो इसे आप ये कह लीजिए लिंग निर्दिष्ट, निर्दिष्ट नहीं। ठीक है, ये इसको दर्शाता है। ठीक है सर। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो स्क्वायर बनाया मैंने, क्या है ये? पुरुष। ठीक है, और ये जो मैंने सर्कल बनाया ये क्या है बताइए? महिला या स्त्री। वेरी गुड। ये जो मैंने क्रॉस बनाया ये क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने डैश 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 बनाया है, डैश लाइन, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं? डैश डैश्ड लाइन। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना आप। इस डैश्ड लाइन को बोलो, क्या बोलेंगे हम लोग? दूरस्थ। दूरस्थ मतलब कमज़ोर संबंध। ठीक है, कमज़ोर संबंध। ठीक है,
आप जब कैटेगरी चार्ट लोगे ना केस हिस्ट्री, तो इस तरीके से हमें चीज़ें इंडिकेट करनी पड़ती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। इतनी बात क्लियर हुआ, बताइए एक बार। जी जी सर। तो ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। मृत्यु दिया हुआ है तो इसलिए इस यहाँ पे क्रॉस मार दो। दूरस्थ दिया गया तो यहाँ पे डैश 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 मार लो। इंडेक्स व्यक्ति है ये। इंडेक्स व्यक्ति को जानते हो क्या बोलेंगे? इंडेक्स व्यक्ति को बोला जाता है विशिष्ट सदस्य। इसको मैं शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ, विशिष्ट सदस्य बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इस विशिष्ट सदस्य को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप जानते होंगे, कॉमा लगाते होंगे ना ऊपर, अपस्ट्रॉफी वाला कॉमा, अपस्ट्रॉफी वाला, ठीक है। या तो आप आई जे लिख लीजिए, या फिर आप यहाँ पे आई जे लिख दीजिए, ठीक है, आई जे, ठीक है। आई जे भी इंडेक्स व्यक्ति को दर्शाता है। और ये जो अपस्ट्रॉफी में आप लगाते हैं, अपस्ट्रॉफी नहीं, हमेशा बोला अपस्ट्रॉफी यस लिखो, ठीक है। कोई वर्ड लिखते हो जैसे अंकित, अंकित्स, ठीक है, अंकित्स, अब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अपस्ट्रॉफी लगा के एस लिख दिया, तो ये वाला जो अक्षर है ये विशिष्ट सदस्य को दर्शा रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अज्ञात लिंग तो मैंने बताई दी आपको, ये है ट्रायंगल वाला, या तो रोम्बस वाला कर दो, और पुरुष तो स्क्वायर हो गया और सर्कल स्त्री हो गई, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जो इस सवाल दिया गया इसकी व्याख्या बेहतर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत ये सारी चीज़ें। मैं एक दिन क्लास लूँगा, पूरा डीप में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना इसकी। ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने केस हिस्ट्री बहुत लिया है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास इसके फॉर्मेट वगैरह सारे हैं, मैं आपको शेयर करूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। बट यहाँ इस प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न में जो चीज़ें बताया वो चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए एक और सवाल देखिए, आपके सामने है SFBT रेफर टू। ये तो बड़ा आसान है, प्लीज़ राय अपनी व्यक्त करें, क्या है ये? सर सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। जी सर, यही थर्ड ऑप्शन। थर्ड ओपन, थर्ड वाला। बढ़िया आपने बताया है, सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, अच्छा बताया आपने। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा, हिंदी भी देखो सुनते जाइए, है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब सवाल बहुत टफ लगता है हिंदी में ना, तो आप इंग्लिश देखोगे नेट के पेपर को तो सरल हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, आप देख लेना। लेकिन आजकल इंग्लिश भी मैंने अभी बताया ना, अभी आपको दिखाया ना, उसका सिनोनिम्स वर्ड्स पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। फिर भी आप ध्यान दे दीजिएगा जरूर एक आध बार। अब मैं इसकी हिंदी भी बता देता हूँ आपको। इसको हिंदी में कहते हैं समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है ना। लघु अवधि के लिए होता है ये। लक्ष्य केंद्रित मनोचिकित्सा एक पद्धति है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, और यह लघु अवधि की विधि है, ठीक है। यहाँ जानते हो लघु अवधि की विधि का मतलब होता है 6 से 10 सत्रों में ही आपको उसके साथ काम करना है। ये प्रैक्टिकली सवाल पूछा गया है, 6 से 10 सत्र में आपको उसके साथ काम करना, उसके बाद काम नहीं करना इसके साथ, ठीक है। और स्केलिंग प्रश्न इसमें पूछा जाता है, समस्या की तीव्रता या प्रगति को 1 या 1 से लेकर 10 तक के जो स्केल होते हैं उसी में इसको बेसिकली मापा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये SFBT बेसिकली मरीज के संसाधन और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देकर छोटे और प्रभावी समाधानों पर केंद्रित होकर एक लघु अवधि की थेरेपी होती है, छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए थेरेपी। डिप्रेशन में या स्ट्रेस में कोई अगर होता है तो उस दौरान इसको दिया जाता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल देखिए। यहाँ पे प्राक विद्यालय, प्राक विद्यालय मतलब होता है प्री स्कूलिंग। आपने अगर मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, क्या नाम है, एरिक एरिक्सन के बारे में, है ना, एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। एरिक एरिक्सन में अगर आपने 8 स्टेजेस पढ़े होंगे मेरे से, तो मैंने ज़रूर ये शब्द बोला है प्री स्कूल के बारे में, है ना, वहाँ पे। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं प्री स्कूल बच्चों में कौन सी अभिलक्षणिक विशेषता प्रभावी होती है, ये सवाल है हमारे सामने। तो मैं स्वायत्तता, हाँ, स्वायत्तता, इसको डिपेंडेंस भी कह सकते हैं, या सॉरी एटोनॉमी कहेंगे। डिपेंडेंसी तो बेसिकली निर्भरता हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वायत्तता को एक प्रकार से, स्वायत्तता जो शब्द है एटोनॉमी कहेंगे। और देखो प्री स्कूलिंग की बात आ रही है ना, तो 3 से 5 साल, देखो स्कूलिंग एज कहेंगे, हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जैसे आप ही लोगों को लेता हूँ,
तो आप लोग जानते होंगे कि जब आप 5 साल के हुए होंगे तो उसके बाद आपको स्कूल में एडमिशन मिल गया होगा, ठीक है ना, यही ना हुआ 5 साल के बाद। अब तो बेसिकली एन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 के अकॉर्डिंग बात करता हूँ अगर मैं, तो 3 साल का बच्चा होते ही विद्यालय में चला जा रहा है। 3 से 5 साल के बीच की जो समय अवधि है इसको प्री स्कूलिंग ही कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसकी आयु कितनी हुई, 3 से 5 साल है। तो उत्तरार्ध में धीरे धीरे विकसित हो रहा है ये प्रारंभिक प्राक विद्यालय आयु में बच्चे अधिक निर्भर हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इसकी खास विशेषता बतानी थी, तो एटोनॉमी वाला जो विशेषता थी ये थी। निर्भर, भाई जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट हो जाए या डिपेंडेंसी वाला पैटर्न है ना, स्वयं कोई प्रेरणा होती नहीं है, जोखिम उठाते नहीं है ऐसे बच्चे, स्वायत्ता वाला कार्य होता है, एटोनॉमी वाला कार्य होता है ना। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। एक्चुअली बच्चे ने देखो ज़्यादातर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व जो है इंग्लिश में किया है, ठीक है, बट मैं उस सवाल को समझा रहा हूँ जो हिंदी वाले बच्चे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सवाल है बिहेवियरलिस्ट का, कहता है अप्रोच ऑफ सोशल वर्क इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है एक प्रकार से दृष्टिकोण, मतलब समाज कार्य का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, वो किस धारणा पर आधारित है ना, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन आपसे कहता है बिहेवियर इज लर्नड एंड सेव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। ये सिंपल अर्थ है, मतलब एक आकार देना, इसको आप सर्कुलर भी कह सकते हो, है ना, सर्कल पार्ट में दर्शा सकते हो, इसको एक आकार दर्शा सकते हो। मतलब ये है कि व्यवहार पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सीखा या आकार लिया जाता है, इस पर बेस्ड चीज़ें होती हैं। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यही पार्ट आपका सही है, पहला वाला ही, ठीक है। पहले अब सभी व्यवहारों का शारीरिक आधार देना, ऑल बिहेवियर है बा फिजिकल बाइस पे बात करना, नो, गलत। ऑल बिहेवियर कैसे उस पर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। फिर मेमोरी रिकॉल, मतलब स्मृति पुनः प्राप्ति के लिए पुनर्निर्माण के संदर्भ में कॉम्बिनेशंस के आधार पर कह रहा है कि इसको रिटेन जो है रिटेनबल एंड रिकन्स्ट्रक्शंस, तो ये हो नहीं सकता, पुनर्निर्माण के संयोजन से नहीं होता है बेसिकली मेमोरी, अगर हम बात करें रिकॉल का पार्ट, तो ये भी गलत हो गया आपका। ऑल बिहेवियर्स हैज़ अ कॉजेस, मतलब कारण को दर्शा रहा है, एग्जाम्पल फॉर्म में टू बी फाउंड इन द माइंड, मतलब सभी व्यवहार को एक कारण होता है, अर्थात मन में पाया जाता है, क्या वो चीज़ है, नो, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन केवल सही है इसका। सवाल आसान है कि समाज कार्य का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस धारणा पर आधारित है, तो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है सर, वो पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सीखा जाता है और आकार भी मिलता है। जैसे हम इन्वायरमेंट में बिहेवियर सीखते हैं ना, शेप मिलता है हम लोगों को, मतलब जैसे रिजल्ट मिलता है। अब जैसे आप जो व्यवहार करोगे, मैं जैसा देखूंगा वैसे मैं भी करूंगा। अब बच्चे क्या करते हैं, आपको देख के समाज में हम सीखते भी तो हैं, जरूरी है कि केवल मैं ही सीखूं, आप भी तो मेरे व्यवहार से सीख रहे हो, है ना। वही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि लर्न मतलब सीखना, शिफ्ट मतलब आकार देना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए एक और सवाल लिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराए जा सकते हैं, बोलिए। केवल डी, नहीं, हाँ केवल डी से, अनुच्छेद 32। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बहुत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही है। अच्छा, इसे संविधान की आत्मा जानते हो, किसने बोला था? जी, भीमराव अम्बेडकर। हाँ, भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने, 130 का सेकंड वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष समर्थन का भाग नहीं है, ये सवाल हमारे सामने, बड़ा आसान सवाल है, फिर भी हमें जवाब जानना चाहूँगा आपसे, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे, प्लीज़ अपनी राय व्यक्त करिएगा। सर पहला। नहीं सर, पहला नहीं, एक और मौका देता हूँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन चूज करिए। चलिए, पक्ष समर्थन का भाग नहीं है, समुचित सूचना साझा करना, ये तो पक्ष समर्थन का भाग है ना। देखिए यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं आंशिक और चयनात्मक ढंग से कार्य करना, जो ये 4th वाला ऑप्शन है, पक्ष समर्थन का मतलब जानते हो क्या होता है इंग्लिश में? एडो
एडो एडोकेसी 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 का मतलब किसी व्यक्ति या समूह के अधिकार या जरूरतों या हितों के लिए सक्रिय रूप से काम करना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि समुचित सूचना साझा करना, मतलब स्टॉक होल्डर को सही और पर्याप्त जानकारी देना, सेवार्थी की गोपनीयता बरकरार रखना, है ना। जो है अगर हम बात करते हैं तो व्यवसाय के साथ निर्देशकों का निष्पादन करना, ये चीज़ें दर्शाता है। सवाल था ये कि कौन सा भाग नहीं है, तो भाग तो आंशिक और चयनात्मक ढंग से काम करना, मतलब पक्ष समर्थन का हिस्सा नहीं है, ये तो अनैतिक है, पक्षपाती व्यवहार माना जाता है ये, जबकि एडोकेसी में निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण पाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चयनात्मक ढंग से कार्य करना, आंशिक रूप से काम करना, पक्षपात होता है ये सब। ठीक है, बाकी ये तीनों पार्ट आपका शामिल रहेंगे, इसमें जो चौथा वाला पॉइंट है ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेप का पूरा नाम बताना प्लीज, आसान है, आप बता सकते हो। और स्टेप का 132 का स्टेप है, स्टेप का सर बी। 132 का बी बता रहे हो। ओके जी, चलो ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने ऑप्शन नंबर सेकंड का चुनाव किया है तो ये सही जवाब दिया है आपने। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन। ठीक है, मतलब सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि सरकार, संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, विभिन्न प्रशिक्षण एवं रोजगार योजनाओं के माध्यम से लोगों को कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना, ये चीज़ें शामिल होती है इसमें। ठीक है भाई, तो कहने का भाव मेरा बहुत आसान है कि इस प्रश्न का जो जवाब दे रहे हो आप लोग, सेकंड वाला विकल्प ये करेक्ट माना जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, भारत में अगर हम बात करते हैं स्टेप को लेकर, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा वाला, स्टार्टअप इंडिया भी है, जनरल प्रशिक्षण केंद्र भी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम्स भी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेकंड विकल्प आपका सही माना जाएगा। ओके, एक और सवाल लेते हैं। पार्ट का नाम देखो, ये भी सवाल अच्छा है भाई, ये तो बड़ा आसान आसान सवाल आ रहा है। इस तरीके के सवाल अगर दिसंबर में मिल जाएंगे आप लोगों को तो भाई छाप दोगे अच्छे से। चलो बताओ एक बार, इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? PERT का पूरा नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 133। कंफर्म नहीं, लेकिन ए होगा सर। कंफर्म नहीं है बट ए होगा बिल्कुल। आपने अगर मैं बताऊं तो ये पहला ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इसको PERT कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफ रिव्यू टेक्निक। PERT एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो योजना टूल्स है जिसका उपयोग हमने बड़े और जटिल कार्यक्रम में प्रोजेक्टों के समय संसाधन गतिविधियों के लिए करते हैं। अमेरिका में बेसिकली पोलर प्रोजेक्ट विकसित किया गया था। पोलर प्रोजेक्ट सन 1950 में, उस दशक में ये चीज़ें आई थी। ठीक है ना, तो टाइम ओरिएंटेड प्लान था ये। ठीक है, टाइम ओरिएंटेड प्लान था। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ रहे हैं अभी 7 बजे तक आएंगे, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर है? बताओ एक बार, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक बोलो। जी सर। है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। और परियोजनाओं की समय सीमा निर्धारित करता है ना। और गतिविधियों को सफल योजना समन्वय या कोऑर्डिनेट सुनिश्चित करता है। बहुत ही फेमस एक प्रकार का ये टेक्निक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल, समाजकार्य शक्ति आधारित व्यवहार किसने प्रतिपादित किया है? बहुत आसान सवाल है, प्लीज। समाजकार्य शक्ति आधारित व्यवहार किसने प्रतिपादित किया है भाई? ए। नो 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 नो, फिर से एक बार सोच के बताओ। डेनिस का नाम सुना है? डेनिस, जी जी। डेनिस सलीवे, ये एक बहुत ही फेमस पर्सन है सोशल वर्क में भाई, बहुत फेमस थेरेपी में, खास कर अगर मैं बात करूं, है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा। समाजकार शक्ति व्यवहार के प्रतिपादक में मैरी रिचर्ड का भी नाम आता है, सिडनी मिशेल्स का भी नाम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस, अब देखो ऑप्शन में सिडनी मिशेल्स नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में मैरी रिचर्डसन का भी नाम नहीं लिखा हुआ है,
ऑप्शन में नाम लिखा हुआ है डेनिस जो है सलीबे का नाम, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि इन्हीं के द्वारा पावर बेस्ड सोशल वर्क में अगर हम बात करें तो सोशल वर्क पावर बेस्ड बिहेवियर का अगर कोई जनक है, जन्मदाता है, प्रतिपादक है तो वो है डेनिस सलीबे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा सही जवाब होगा। ओके, चलिए अगला सवाल। राज्य डीपीएसपी के एक और सवाल आ गया भाई, देखो डीपीएसपी से एक और सवाल 135 नंबर का, प्लीज़ आप बता दो। डीपीएसपी का एक और सवाल है, बता सकते हो, बोलो। ABD। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ तो देखो डीपीएसपी में सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात हुई है, ये बात आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। किस में बात हुई है? 39 के ए में बात हुई है ना। ग्राम पंचायत जी हुआ था 40 में, ये भी आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता भी आप लोगों को नहीं है। ठीक है, निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज की बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से तो ये 43 की में बात हुई है, 43 में बात हुई है। ठीक है, सार्वजनिक नियोजन के मामले में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो मैं एक आर्टिकल आता है आपका 41 एंड 43, इनके माध्यम से अगर बात किया जाए तो समान अवसर और रोजगार को बढ़ावा देने की बात वहाँ पर होती है। बट एक शब्द अगर आपने सुना होगा अनुच्छेद 16 वाला, अनुच्छेद 16-17 अनटचेबिलिटी है। ठीक है, 15 जो है स्त्री पुरुष के साथ कोई जाति भेद या भेदभाव लिंग जेंडर आधार पर नहीं होना चाहिए वो। हाँ, 16 वाला अगर आप देखोगे तो सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की बात मिलेगी आपको। हालांकि 41, 43 इत्यादि के माध्यम से समान अवसर और रोजगार की बात करता है, परंतु ये विकल्प आपका सही नहीं माना जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है यहाँ पे ABD सही है, ABD आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। चलो एक और सवाल देख लो। ब्रूस डब्ल्यू टकमैन का नाम तो सुना है आप लोगों ने, मैं आपको इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ भाई, इसकी PDF भी मिल चुकी है आप लोगों को, है ना, पूरा डीप में ब्रूस डब्ल्यू टकमैन। तो बताइए जरा, इसने प्रस्तावित किया था लघु समूह के लेकर विकासात्मक या विकास परक अवस्थाओं को, तो सही क्रम हमको दर्शाना है इसमें। तो सही क्रम के रूप में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपका परीक्षण निर्भरता यानी A, फिर उसके बाद आएगा आपका D। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा समूह समंजन का विकास यानी C, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा प्रकारात्मक भूमिका या संबद्धता यानी A। अरे एक मिनट, पहले तो आपका B आएगा ना, A नहीं आएगा, पहले B आएगा, तो BDCA ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए। ठीक है, तो ब्रूस डब्ल्यू टकमैन ने सन 1965 में, कब? 1965 में, तो आपने नाम सुना होगा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग को लेकर, ठीक है ना, एंड एब्जॉर्मिंग भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो जो ये फॉर्मिंग शब्द है उसको परीक्षण कहा गया। ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं नॉर्मिंग या कोहेंसन शब्द को, ये आपका नॉर्मिंग एंड कोहेंसन शब्द जो आपका बनेगा वो D वाला बनेगा। ठीक है, D वाला। और परफॉर्मिंग आपका एब्जॉर्मिंग, परफॉर्मिंग जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका प्रकारात्मक। ठीक है, प्रकारात्मक बनेगा परफॉर्मिंग। और स्टॉर्मिंग क्या बनेगा? अंतर समूह। अंतर समूह कहाँ था? यहाँ पे ये रहा अंतर समूह, ये बनेगा स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो अपने कॉपी पे लिख लो। ठीक, फॉर्मिंग बनेगा परीक्षण, स्टॉर्मिंग बनेगा आप अंतर समूह, और जो है उसके बाद मैंने बताया था D वाले में क्या था, ये अंतर सामंजस्य कोऑर्डिनेशंस, यानी ये नॉर्मिंग बनेगा, ये नॉर्मिंग बनेगा, और परफॉर्मिंग बनेगा आपका पहला। ठीक है, तो ये नोट कर लो, देखा जहाँ जहाँ पे मैंने NSFP लिखा है ना, ये अगर लिख लोगे तो आप अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये टिपिकल शब्द दिया हुआ है, लेकिन आपने बहुत बार सुने हो ना आप सभी लोग ना, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एब्जॉर्मिंग, पर है कि नहीं, स्टॉर्मिंग, ये सब सुने हो 1965 में, बट ये शब्द बहुत कम सुने हो, लेकिन अब आप जान गए हो ना, इसको भूलना नहीं। अगला सवाल है, किसी सूची में 10वें नाम का चयन करना है, तो ये बताओ किसका उदाहरण? भाई बहुत आसान सवाल है, 10वें नाम का मैंने बताया, एक आप पढ़ने वाला, आपको ट्यूसडे चलाऊंगा रिसर्च, ये आएगा टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक आएगा, ठीक है भाई, सैम्पलिंग जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा। बताओ
बोल दो 137 का सुव्यवस्थित प्रतिचयन होता है। ठीक है भाई, क्या होता है इसमें? सुव्यवस्थित प्रतिचयन होता है। ओके, बोलो। क्लियर हो रहा है कि नहीं, और बताओ तो सही है। जी सर। हाँ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का पैटर्न बनेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का पैटर्न बनेगा। ठीक है, चलो एक और सवाल। सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताओ। सोशल डायग्नोसिस, मैरी रिचमंड। शाबाश। मैरी रिचमंड। ठीक है, कब? 1917 में। हाँ भाई, बोलो तो सही। आगे देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। बताओ कहाँ से स्टार्ट किया गया था? हरियाणा के, बोलो। पानीपत। पानीपत से। ये भी मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, उसमें आ गया था, है ना। रिदम में जल्दी जल्दी पढ़ाया था, उसमें चीज़ें आगे भी थी आप लोगों को, है ना। चलो अगला सवाल देखो, ये फटाफट इंस्टीट्यूट मैच करो। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को भी हाल ही में। इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकल हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, अली यावर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द हियरिंग हैंडीकैप। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन सा मैच हो? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? बताओ, पढ़े हो ना? यस या नो तो बोलो भाई। यस सर, पढ़ा है। हाँ, मैं पढ़ा दिया हूँ, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया है ना। तो चलो पहला मिला, पहले वाले को आपका चला जाएगा, नई दिल्ली में है। फिजिकली हैंडीकैप मैंने बताया भी था, और कोटला में है। ठीक है, जहाँ अरुण जेटली स्टेडियम है उसी के बगल में है। ठीक है, नई दिल्ली में। और अगर हम बात करते हैं बी वाला, तो ये विजुअल हैंडीकैप है, तो ये आपका पता सीधा सीधा देहरादून में बन जाता है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्थोपेडिक वाला है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक वाला आपका मैच हो जाएगा कोलकाता में, और फिर उसके बाद अलियावर मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, अलियावर कहाँ पे हो जाएगा भाई? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, तो मैच कर लो फटा से, बताओ जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन बनाओ, 4 1 2 3, 4 1 2 4 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखो क्वेश्चन हो जाते हैं अब यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आएगा गद्यांश वाला आपके सामने, और जो गद्यांश आपको पढ़ना पड़ता है वो मैं ट्रिक से बताऊंगा कि गद्यांश पढ़ के कैसे आप इसको कम समय में जल्दी से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये मैं ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को बाद में। फिलहाल ये आपके लिए 10 क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, अब ये पेपर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे 2024 के पेपर को लेकर। ठीक है, बाकी तो ट्यूसडे का आपका रिसर्च चलेगा, उसके बाद आपका 2024 का प्रश्न पत्र चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, ये वीडियो मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।